टेक्साज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहाँ पे आपको सभी तरह के लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी, टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स देते हैं, वो भी डिटेल में। तो हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। हमारी जो सीरीज़ चल रही थी आरबीआई के एफडीआई फॉर्म्स की, तो उसमें तीसरा वीडियो है ये, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एफसीटीआरएस फॉर्म के बारे में। ठीक है, एफसीजीपीआर फॉर्म के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंटिटी यूज़र, बिजनेस यूज़र के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो प्रीवियस वीडियोज़ में वहाँ पे जाके देख सकते हैं क्या करना है। ठीक है, अगर आप एफसीटीआरएस करने आए हैं स्पेशली और पहली बार आप कर रहे हैं, तो एक वीडियो है एंटिटी यूज़र और बिजनेस यूज़र की, वो देखनी पड़ेगी आपको। तो फर्स्ट वीडियो हमारी पूरी सीरीज़ की, वहाँ पे जाके देख सकते हैं उसके बारे में। अब इस वीडियो में हम सीधा एफसीटीआरएस से शुरू करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जो एफसीटीआरएस मैंने फॉर्म फाइल करा उसका। ठीक है, फिर मैं आपको एक फ्रेश फॉर्म में बताऊंगा कि क्या क्या वहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या चूज़ करना होता है डिपेंडिंग अपॉन योर केस। पहले मैं ये वाला लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे करा क्या हुआ है मैंने। यहाँ पे चूज़ करते हैं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि क्या क्या वजह से रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सीधा शुरू करते हैं वीडियो से। ठीक है, स्पेशली मैंने रिजेक्टेड वाला उठाया हुआ है। ठीक है, मेरे को इसके अंदर बताना है, आपको एक्सप्लेन करने की कि रिजेक्शन किसकी वजह से होता है उसके लिए। ठीक है, तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो आपको पता चल जाएगा ये वाली चीज़ें ऑटो प्रिफिल हो जाती हैं जब बिजनेस यूज़र आप क्रिएट करते हैं उसके बाद से। ठीक है, एंटिटी मास्टर वजह से एंटिटी रूट और ये 100% वगैरह चीज़, ये सब एक डॉक्यूमेंट होता है स्टैट्यूटरी सीलिंग करके, और डॉक्यूमेंट मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं आपका जो इंडस्ट्री है उसके हिसाब से चूज़ करना होता है यहाँ पे कि आपकी इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक रूट अलाउड है फ़ॉरन पैसा मंगवाने का, और 100% ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी होती हैं, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ये जो पैसा आपके पास आया है ये कि क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नया कोई प्रोजेक्ट के लिए आया है, किसी चीज़ के लिए आया है, तो वहाँ पर आप उस हिसाब से यस नो कर लीजिए। ठीक है, अब नीचे आते हैं, इंस्टेंस लेते हैं किसी भी कंपनी में कि शेयर होल्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके लिए अपने को एमसीए में तो फाइलिंग करनी पड़ेगी, एमसीडी 14 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, बीआर डालना पड़ेगा, एसएच4 बनाना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज बनाना पड़ेगा, वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो तो नॉर्मल है। उसके साथ अगर आपकी कंपनी में फॉरेन शेयर होल्डर से इंडियन शेयर होल्डर के पास शेयर्स जा रहे हैं, या इंडियन शेयर होल्डर से फॉरेन शेयर होल्डर के पास शेयर जा रहे हैं, तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लोगों को एक डाउट रहता है कि क्या मेरा जो एनआरआई है वहाँ से फॉरेन शेयर होल्डर, मतलब एनआरआई है उसको फॉरेन शेयर होल्डर के पास जा रहा है। ठीक है, तो उसमें मेरे को फॉर्म भरना पड़ेगा कि नहीं? उसमें ही भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, एनआरआई है आपका बंदा अब जिसके पास शेयर है होल्डिंग करंटली, और वो ट्रांसफ़र कर रहा है शेयर फॉरेन शेयर होल्डर्स को, दोनों हैं बाहर के ही। ठीक है, इंडिया का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्म फाइलिंग करनी ज़रूरी है इस केस में भी। ठीक है, तो बहुत लोग फॉर्म फाइल नहीं करते, तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वो चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब समझ लीजिए आपके केस, आपके कंपनी में दो केस हैं कि दो डायरेक्टर हैं, उनसे शेयर्स जा रहे हैं किसी एक डायरेक्टर के पास, फॉरेन शेयर होल्डर के पास। तो उस केस में भी आपको दो फॉर्म भरने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र जो हो रहे हैं वो दो बार हो रहे हैं। तो ये एक फॉर्म जाएगा उस एक ट्रांसफ़र के लिए, दूसरा फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा दूसरे ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट है एफसीजीपीआर से। एफसीजीपीआर में एक ही बार में दोनों इशू चले जाते हैं, लेकिन इसके अंदर हर ट्रांसफ़र अलग ट्रांसफ़र है। ठीक है, भले ही वो दो बंदों से एक बंदे को क्यों ना हो रहा हो, या एक बंदे से दो बंदों को क्यों ना हो रहा हो। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे ट्रांसफ़र बाय सेल या गिफ्ट है, अगर बिल में मिला है तो गिफ्ट में यहाँ पे डालना पड़ेगा। पहली बार रिपोर्टिंग कर रहे हो तो न्यू, पहले रिपोर्टिंग कर चुके तो सब्सिक्वेंट, मतलब एफसीटीआरएस ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, मैं दोबारा एफसीटीआरएस फाइल करने आ रहा हूँ, तो मेरा पुराना एफसीजीपीआर नंबर जो है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, सब्सिक्वेंट फाइलिंग अगर एफसीटीआरएस की तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने पहले एफसीजीपीआर फाइल करा हुआ अपनी कंपनी के लिए तो ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही बता रखा था कि मेरे पास ऑलरेडी एक फॉरेन होल्डिंग्स है, या आपने बता रखा है कि मेरे पास ऑलरेडी एक शेयर होल्डिंग्स है, तो उस केस में एफसीजीपीआर नंबर आपको प्रीवियस डालना पड़ेगा, ताकि आपके केस को कोरिलेट करा जाए उस केस से। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में रहे सारा, वो चीज़ हो गई। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि चेंज शेयर होल्डिंग टू दिस, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अपने एंटिटी यूज़र वाली वीडियो में बताया था कि अगर वहाँ पे आप ज़ीरो डाल रहे हैं, वो जो 3 केस मैंने आपको बताए थे, वहाँ पे जो अगर आप ज़ीरो डाल रहे हैं तो यहाँ पे नो करना है। ठीक है, कि मैं अभी फाइलिंग कर रहा हूँ और अब इसको अपडेट करना है। ठीक है, मैं आपको यही सीधे बता देता हूँ। पहले देखिए, यहाँ पे मैं अब पहले क्या डाला हुआ, ये थर्ड केस है। ठीक है, ये थर्ड केस था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे पास शेयर होल्डिंग्स थी पुरानी, मैं 2018 से पहले ही कंपनी हूँ, मेरे पास शेयर होल्डिंग्स भी थी पुरानी फॉरेन की, तो मैंने यहाँ पे डाली और उसको अपडेट करके आप इसको बदलिए। ठीक है, यहाँ पे इसने बदला क्यों नहीं? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे बोला कि भाई यस, मैं उसको अकाउंट कर चुका हूँ। मैं एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको जिसमें मैंने नो डाला है और उसको बदला गया है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसके अगला मैं वो दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने यस चूज़ किया, तो जो मैंने एंटिटी मास्टर क्रिएट करते वक्त डाला था वही पोस्ट ट्रांजेक्शन भी वही हो रहा है। ठीक है,
ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ट्रांसफ़र फॉर्म, मेरा जो केस था वो मैं आपको इसको फ्रेश फॉर्म में आराम से बताऊंगा, ठीक है। मेरा जो केस था वो NRI टू नॉन रेजिडेंट था। ट्रांसफ़र टाइप था, वहाँ पे 3-4 ट्रांसफ़र टाइप आते हैं, मैं समझा दूंगा सारा, ठीक है। डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जो मेरा जिस दिन डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, जिस दिन शाइनिंग हो रही है, जिस दिन मेरा MDT 14 फाइल हो रहे हैं, वो सब चीज़ें उस हिसाब से डालनी है, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांसफ़र, प्राइवेट अरेंजमेंट है, पब्लिक अरेंजमेंट है, जैसा है उस हिसाब से डालना होगा, ठीक है। बायर डिटेल, सेलर डिटेल। बायर डिटेल मतलब यहाँ पे जो शेयर बाय कर रहा है उसकी डिटेल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो शेयर सेल कर रहा है उसकी डिटेल जाएगी। जैसे ये वाला केस था, कंपनी NRI टू कंपनी जा रहा है, इसमें मैंने FCTRS फॉर्म फाइल करा है, तो प्लीज़ आप भी फाइल करिएगा। दोनों नॉन रेजिडेंट थे, नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट कहते हैं इस केस को, ठीक है, लेकिन इसमें भी एप्लीकेबल है, फाइल करना पड़ेगा। तो ये वाला पेज हो गया, फर्स्ट पेज हो गया पूरा फाइल, ठीक है। फिर पर्टिकुलर ऑफ ट्रांसफ़र जाएंगे। इसमें देखिए, इसके अंदर ना फाइलिंग का जो फॉर्म का वॉल्यूम है ना वो बहुत कम है। जैसे FCGPR में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, फाइलिंग करने में TDS काम हो जाता है वॉल्यूम वाला, लेकिन FCTRS में डॉक्यूमेंटेशन का काम थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट करने पड़ते हैं FCTRS के केस के अंदर, ठीक है। पर्टिकुलर ऑफ ट्रांसफ़र कुछ नहीं डालना है, अपने जितना जो भी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है वो डालना है। नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कन्वर्जन रेशियो डिपेंड करता है अगर आपको कन्वर्टेबल है कि नहीं है, उस हिसाब से। इक्विटी शेयर फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे है, कंपलसरी कन्वर्जेबल डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं कन्वर्ट हो जाएंगे तो कितने इक्विटी शेयर रहेगा, मैंने आपको ये बता रखा है वीडियो में पिछली, ठीक है। फेस वैल्यू क्या है, ट्रांसफ़र प्राइस पर इंस्ट्रूमेंट, मतलब मैंने किस प्राइस पे ट्रांसफ़र किया है, मतलब कि फेस वैल्यू भले ही मेरी कंपनी की फेयर वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन मैंने जो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बनवाया है, जो मैंने FCTR के केस में ज़रूरी होता है, ठीक है, वो वैल्यूएशन कितना दे रहा है मेरा वैल्यूअर जो है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर कितनी वैल्यू बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, 10 वैल्यू फेस है मेरी, लेकिन ट्रांसफ़र प्राइस मैंने 123 रखा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। टोटल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू जाएगा। फेयर वैल्यू क्या जाएगा अब बताता हूँ मैं इसका मतलब। ये जो ट्रांसफ़र प्राइस है इसके अंदर मैंने डाल रखा है मेरा प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। और ये जो फेयर वैल्यू है ये मेरा डाला हुआ है वैल्यूएशन सर्टिफिकेट में, जो क्या अमाउंट है वो डाला हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे 3 वैल्यू हो गई हैं, फेस वैल्यू, फेयर वैल्यू, ट्रांसफ़र प्राइस। फेस वैल्यू मतलब मेरी पेड अप शेयर कैपिटल का जो वैल्यू है, जो मैंने MOU के टाइम पे बनवाया था कि मेरी फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी ये है 10 रुपये, ठीक है। फेयर वैल्यू मेरी जो मैंने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से बनवाया था, जो मेरा वैल्यू दे रखा है रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने, वो ये आ गया 105। ट्रांसफ़र प्राइस मतलब मैंने कितने प्राइस पे दिया है, ठीक है। अगर मेरे 105 है ना तो आप कम पे नहीं दे सकते, ठीक है, वो डिस्काउंटिंग वाला सीन आता है, लेकिन तो ज़्यादा पे बेटर रहता है कि मैंने प्रीमियम लगाया है मेरा, कि भाई मेरी गुडविल भी है तो मैंने प्रीमियम लगा के 123 पे बेचा है, ठीक है। कम डालोगे तो यहाँ पे पॉपअप आ जाता है कि आप कम डाल रहे हो फेयर वैल्यू से, ठीक है। वो डालने के बाद इस कंसिडरेशन अमाउंट रहता है ट्रांसफ़र प्राइस पर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, ठीक है। ये डाल दिया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो सारे चले जाएंगे, मैं वो बता दूंगा कौन से डॉक्यूमेंट कैसे जाएंगे, वो सब मैं बताता हूँ। रेमिटेंस डिटेल में कुछ नहीं डालना, मोड ऑफ पेमेंट कैसे करा, मतलब कि कैसे पेमेंट गई है। मतलब अगर जैसे मैं इंडियन शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, तो मैं ये पर्सपेक्टिव से भर रहा हूँ कि जो शेयर होल्डर सेल कर रहा है ना उसके पर्सपेक्टिव से फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को पैसा कहाँ पे मिला है वो मेरे को डालना है यहाँ पे, ठीक है। मेरे को पैसा मिला है येस बैंक में। इसके अंदर एक और कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि भाई देखो ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो तो मेरे शेयर होल्डर्स के बैंक में जा रहा है, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैं एज अ कंपनी कंपनी आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। मेरा जो पैसा जा रहा है वो फॉरेन शेयर होल्डर है, वो एक फॉरेन शेयर होल्डर से दूसरे फॉरेन शेयर होल्डर के पास जा रहा है, ठीक है। मेरे पास तो कुछ पता ही नहीं है मेरे को, तो मैं यहाँ पे AD बैंक क्या चूज़ करूँगा, जब शुरू में जो AD बैंक चूज़ करना था। लेकिन आप AD बैंक अपना ही चूज़ करोगे, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रखनी, अपना ही AD बैंक चूज़ करना है, कंपनी का AD बैंक, ठीक है। फिर यहाँ पे चूज़ करना है वो बैंक जिसमें पैसा आया है। तो जैसे इस केस में पैसा आया था येस बैंक में, ठीक है। तो मैंने बोला कि रेमिटेंस थ्रू येस बैंक बैंकिंग चैनल है, येस बैंक में पैसा आया है, एड्रेस मैंने डाल दिया अपने बैंक का, मतलब ये बैंक येस बैंक ही है, ठीक है, AD बैंक वाला। कितना पैसा मेरे को रिसीव हुआ, ठीक है, वेदर मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा फ्रेश फॉर्म में। ट्रांचेस मतलब होते हैं कितनी बार में आपको पैसा आया, कि मतलब उसने 3 बार में अगर 1.5 लाख रुपये दिए 50 हज़ार करके, तो यहाँ पे 3 ट्रांचेस आएंगे, ठीक है। और क्या ये लास्ट ट्रांच है, मतलब अगर हाँ तो पहले वो बताना होगा कि लास्ट ट्रांच है और इसके बाद मेरा सारा पैसा आ चुका है, और नहीं है तो उस हिसाब से नो करना होगा, ठीक है। वेदर द रेमिटेंस डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, अगर
केस होता है कि क्या कभी कभी पैसा नहीं दे पा रहा है जो इन्वेस्टर है वो किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसके बिहाफ पे कोई बंदा है वो दूसरा पे कर रहा है, तो दोनों की डिटेल आएगी यहाँ पे। ऐसा करोगे तो दोनों की डिटेल आएगी, ठीक है। यहाँ पेमेंट की डिटेल पूछेगा कि कैसे कैसे कितना कितना पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा रहेगा तो पेमेंट ऑन फुल, मैंने जैसे 0 ट्रांच लिखे थे तो फुल कंसिडरेशन पे पेमेंट कर दिया मेरे को उसने, और ये पूरा आ गया। रेमिटेंस डेट मतलब जिस दिन बैंक में पैसा आया है वो डेट डालनी है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। फॉर्म फाइलिंग आसान है इसकी। मेहनत का काम होता है इसका, मेहनत का काम होता है डॉक्यूमेंटेशन में। चलिए आपको मैं दूसरा फॉर्म दिखाता हूँ। ये दूसरा फॉर्म है मेरा जिसके अंदर मैंने ट्रांसफ़र करा है इंडियन टू नॉन रेजिडेंट, मतलब कंपनी है, ठीक है। ये मैंने ट्रांसफ़र करा है इसको। तो मेरे को बस यहाँ पे बेसिकली ये बताना था, ये वाला पार्ट बताना था, बाकी सब तो सेम ही है, बस ये वाला पार्ट बताना है कि यहाँ पे अगर मैंने नो करा हुआ है, अब जैसे देखिए रेमिटेंस इसको HDFC बैंक में मिला था तो मैंने HDFC बैंक का डिटेल डाला, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ पे नो करा तो ये प्री ट्रांजेक्शन अलग हो गई, पोस्ट ट्रांजेक्शन अलग हो गई, तो समझे मतलब। तो यही डिफरेंस होता है। अब 99.99 शेयर्स हो जाएंगे हमारे फॉरेन एंटिटी के पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे नो डाला हुआ था। मतलब मैंने इसका क्या बताया हुआ था कि बिजनेस यूज़र क्रिएट करते टाइम मैंने वहाँ पे 0 डाला, बस बिजनेस यूज़र कह रहा हूँ। एंटिटी मास्टर क्रिएट करते टाइम ये वाले पॉइंट पे मैं इतना एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग ये वाले पॉइंट में गलती करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वाले पॉइंट पे एम्फेसिस दे रहा हूँ ज़्यादा, कि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट होता है। तो ये मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, ठीक है। एंटिटी यूज़र मास्टर क्रिएट करते वक्त मैंने 0 डाला और फिर यहाँ पे नो डाला, तो मेरा प्री पोस्ट अलग होगा। एंटिटी यूज़र अगर क्रिएट करते वक्त मैंने वहाँ पे पहले ही शेयर होल्डिंग बता दी कि मेरी चेंज होने के बाद क्या शेयर होल्डिंग होने वाली थी, तो यहाँ पे यस आएगा, ठीक है। फॉर्म पूरा हो चुका है। FCTS का इतना ही फॉर्म होता है। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताना शुरू करता हूँ सीधा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर? डॉक्यूमेंट्स होते हैं थोड़े पेचीदा। जैसे मैंने 2 फॉर्म फाइल करे तो 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे मेरे को। ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस पर्सन टू दिस पर्सन, ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस पर्सन टू दिस पर्सन। डॉक्यूमेंट्स का सेट बनाना पड़ेगा। जैसे ही वहाँ पे आप ऑप्शन डालेंगे, पैसा डालेंगे, जैसे मैं फ्रेश फॉर्म दिखाऊंगा आपको तब। चलो मैं फ्रेश फॉर्म दिखाता ही हूँ, साथ ही दिखाता हूँ आपको सब कुछ। FCTRS है, फ्रेश फॉर्म भरना है मेरे को, ऐड न्यू रिटर्न करूँगा। रूट के बारे में बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूँगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी आपका रूट हो, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है, जैसा भी आपका केस है उस हिसाब से। ट्रांसफ़र बाय सेल है, गिफ्ट है, देख लीजिएगा। FCTRS रिपोर्टिंग सब्सिक्वेंट है, न्यू है, डिपेंड करता है कि आप पहली बार कर रहे हैं दोबारा कर रहे हैं। दोबारा चीज़ें सेम नहीं बताना चाहता, ठीक है। पहले FCGPR फॉर्म फाइल कर चुके हैं तो यहाँ पे FCGPR नंबर डाल दीजिए। FCGPR इशू ऑफ शेयर वो फॉर्म फाइल कर चुके हैं तो यहाँ पे FCGPR नंबर भी डाल दीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस FCTRS FCGPR डिफरेंस, ओके। इसका मैं मतलब बहुत बार समझा चुका हूँ, तो इसका मतलब वही है, ठीक है। नो यस ध्यान से करिएगा। ट्रांसफ़र फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे चार केस हैं। रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट, मतलब ये शेयर ट्रांसफ़र की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन इस बात की होती है कि भाई ये शेयर ट्रांसफ़र की बात हो रही है कि पैसे ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है, तो ये शेयर ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है, ठीक है। शेयर ट्रांसफ़र मतलब रेजिडेंट से शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है नॉन रेजिडेंट के पास, ठीक है, ऑन रिपैट्रिएबल बेसिस। रिपैट्रिएबल बेसिस मतलब क्या होता है कि मैंने पैसा डाल दिया, मैं पैसा कभी भी निकाल सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, इस हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इंक्लूडिंग NRI और OCI, ठीक है। NRI OCI सारा में इंक्लूडेड हो रहा है, ठीक है। नॉन रेजिडेंट में जितने भी चूज़ करोगे इंक्लूडेड ही है NRI OCI, ठीक है। तो अगर आपका NRI है बंदा तो नॉन रेजिडेंट चूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट वो वाला केस हो गया। नॉन रेजिडेंट टू रेजिडेंट, समझ गए, उल्टा केस रिपैट्रिएबल बेसिस पे ही कि नॉन रेजिडेंट से शेयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं रेजिडेंट से रेजिडेंट तक, ठीक है। उसके बाद फिर NRI OCI एलिजिबल इन्वेस्टर्स और नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस टू नॉन रेजिडेंट। जैसे मैंने आपको पिछला केस दिखाया था मेरा कि मेरा NRI से ट्रांसफ़र हो रहा है नॉन रेजिडेंट पे, तो मैंने ये वाला चूज़ कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला केस है तो ये चूज़ करना पड़ेगा NRI टू नॉन रेजिडेंट ऑन नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस, ठीक है। और ये नॉन रेजिडेंट टू NRI, ये भी उल्टा, नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट वाला केस में नॉन रेजिडेंट के पास से शेयर्स NRI के पास जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा, दोबारा देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो ये 4 केस थे, रिपैट्रिएबल बेसिस पे 2, नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे 2, चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे मतलब मैंने बस पैसा ट्रांसफ़र कर दिया तो मैं बाय विल अपने हिसाब से पैसा नहीं निकाल पाऊँगा जल्दी, थोड़ा वो है,
ठीक है, ट्रांसफ़र टाइप। अब जैसे मैंने वहाँ पे 4 केस बताया था, ट्रांसफर टाइप क्या है, यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो रहा है कि सेल ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब बाहर से सेल हो रहा है इंस्ट्रूमेंट, मतलब फॉरेन शेयर होल्डर टू इंडियन शेयर होल्डर। ये वाला केस है कि इंडियन शेयर होल्डर टू फॉरेन शेयर होल्डर। ठीक है, ये वाला केस है गिफ्ट का केस। ठीक है, गिफ्ट के केस में इंडियन शेयर होल्डर या NRI टू फॉरेन शेयर होल्डर। ठीक है, ये प्लेज का केस है, और ये ट्रांसफ़र रेगुलेशन 3 के हिसाब से। अगर कुछ है तो, अगर इसके अलावा भी आप किसी वे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं शेयर्स, तो अदर में डाल दीजिएगा। ठीक है, डेट ऑफ ट्रांसफ़र जिस दिन सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं उसी दिन के हिसाब से डालिएगा। गलती होगी, डिफरेंस होगा डॉक्यूमेंट्स में और इसमें, तो तकलीफ हो सकती है। नेचर ऑफ ट्रांसफ़र, आप ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं, अपने IPO डाला था इसलिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, स्वैप की वजह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्राइवेट अरेंजमेंट उसकी वजह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कि सेल ऑफ स्टॉक करा था उसकी वजह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, परचेज ऑफ स्टॉक है उसकी वजह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक्सचेंजेस में जो FEMA के हिसाब से जो एक्सचेंजेस होते हैं उसके हिसाब से होता है। ठीक है, मर्जर डीमर्जर है, अमेलगेमेशन है, उसकी वजह से कर रहे हैं, बायबैक की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, केस टू केस डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब इन सबका नॉर्मल मतलब ये। तो जैसे मेरा केस था, मैंने प्राइवेट अरेंजमेंट चूज़ किया था क्योंकि मेरा नॉर्मली वो आपस में आए थे, मिले थे और ट्रांसफ़र कर रहे थे शेयर्स। ठीक है, तो वो हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने चूज़ कर ली। ठीक है, ये सब के बाद ऑप्शंस खोल पाएंगे ना। ठीक है, वरना ऑप्शन नहीं खोल रहे थे। यहाँ पे बायर का डिटेल डालना होगा। बायर मतलब कौन आपके शेयर जो बाय कर रहा है, शेयर बाय कर रहा है। ठीक है, उसकी डिटेल डालनी होगी। यहाँ पे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वो डालना होगा। सेलर डिटेल, जो शेयर सेल कर रहा है उसकी डिटेल डालनी होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी डिपेंड करते हैं कि बायर और सेलर कौन है, उस हिसाब से मैं वो सब बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाते वक्त। पार्टिकुलर ऑफ ट्रांसफ़र, इसके बारे में मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सब आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हमारे पास। ठीक है, कंपल्सरी, कन्वर्टेबल, पार्टली पेड अप, शेयर ट्रांसफर के नॉर्मल जो FCGPR में भी आए थे इशू करने के लिए शेयर्स, वैसे यही कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स भी है। नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है, कन्वर्टेबल है तो कन्वर्जन रेशियो बताओ, नहीं है तो फेस वैल्यू और ट्रांसफर प्राइस, इसका डिफरेंस मैं बता चुका हूँ। फेयर वैल्यू बतानी है वैल्यूएशन सर्टिफिकेट के हिसाब से, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे। ठीक है, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट डाल जाएगा डॉक्यूमेंट। रेमिटेंस डिटेल की पैसा शेयर होल्डर जिसके लिए आप फाइल कर रहे हैं, ठीक है, उसको पैसा कहाँ पे मिला है, मतलब जिसको पैसा रिसीव हुआ है उसके बारे में बताना है यहाँ पे। ठीक है, इंडियन नहीं, मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव से बताना है, समझ रहे हो। कि अब जैसे मैंने पैसा दिया है, ठीक है, और मैं इंडियन हूँ, तो मेरे को उस पर्सपेक्टिव से बताना है। शायद मैंने पिछले कुछ उल्टा बोल दिया है, तो मैं अब दोबारा उसको करेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंडियन पर्पस से बना, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, इंडिया के फॉर्म फाइलिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को जो इंडियन बंदा होगा इस ट्रांजेक्शन में, जो इंडियन बंदा है उसके बारे में बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो मोड ऑफ पेमेंट क्या था, मैंने किस हिसाब से, अगर मैं बेच रहा हूँ शेयर तो मैंने पैसा मेरे को कब मिला है, अगर मैं खरीद रहा हूँ शेयर तो मैंने पैसा कब दिया है। ठीक है, इंडियन बंदा, उस हिसाब से यहाँ पे चूज़ करना होगा। ट्रांचेस कितने थे, लास्ट ट्रांच है कि नहीं था, नो था, तो फिर यहाँ पे डिटेल डालिए कि अगला ट्रांच कितने दिन में अप्रूव करेंगे, कितने दिन पेमेंट करेंगे ट्रांचेस की। ठीक है, नेम ऑफ द बैंक आएगा, किस में बैंक में पैसा रिसीव हुआ है या किस बैंक से आपने पैसा दिया है, इंडियन, प्योर इंडियन। ठीक है, ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे करके डॉक्यूमेंट सारे वहाँ पे इधर वैल्यूएशन सर्टिफिकेट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब मैं रेमिटेंस डिटेल की पूरी डिटेल डाल दूंगा ना, यहाँ पे जैसे डालता हूँ डिटेल में, नेट स्लो हो रखा है मेरे एरिया में तो दिक्कत हो रही है इसकी वजह से। यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ बैंक का, यहाँ पे रिसीव्ड अमाउंट। अब यहाँ पे चूज़ करना है मेरे को कि पेमेंट फुल कंसिडरेशन में आएगी, कि डेफर्ड बेसिस पे आने वाली है, कि इंडेमनिटी अरेंजमेंट है। ठीक है, तो अगर जैसा केस है उस हिसाब से डिपेंड कर लीजिएगा। ठीक है, डिफर्ड बेसिस पे आने वाला है तो वो चूज़ कर लीजिएगा।
फुल डेफर्ड बेसिस पे आने वाला है, तो अपने को बताना पड़ेगा कितने ट्रांचेस और बचे हैं, कितने ट्रांचेस और आने हैं, ठीक है, वो सब डिटेल देनी होगी। फुल कंसिडरेशन है तो बस बता दीजिए कब पैसा आ गया आपके बैंक अकाउंट में, किस दिन पैसा आ गया है, वो है डेट ऑफ रेमिटेंस, ठीक है। ट्रांच नंबर, कौन सा ट्रांच है ये, ट्रांच थे कि नहीं थे, एक ही ट्रांच में आ गया था तो 0, ठीक है। लास्ट ट्रांच है कि नहीं है ये, यहाँ पे जैसे हो जाएगा तो आपको FIRC और KYC डॉक्यूमेंट पूछेगा। अब ये किसके केस में, FIRC और KYC बताना पड़ेगा। FIRC KYC डॉक्यूमेंट होता है ना, वो फॉरेन के केस में ही आता है, ठीक है। मतलब इन द सेंस कि बाहर से मेरे पास पैसे आया, ठीक है, मैं शेयर बेच रहा था, बाहर से मेरे पास पैसे आया तो मैंने FIRC डॉक्यूमेंट मेरे को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को पैसा रिसीव हुआ है अपने बैंक अकाउंट में, इंडियन बैंक अकाउंट में बाहर से, तो मेरे को FIRC डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है। और KYC डॉक्यूमेंट मिलेगा फॉरेन एंटिटी का, बैंक देगी है। और अगर मैं परचेज कर रहा हूँ शेयर, तो मैं पैसा दे रहा हूँ बाहर, तो डेबिट स्टेटमेंट मिलेगा मेरे को, ठीक है, और KYC डॉक्यूमेंट मिलेगा मेरा, ठीक है, KYC डॉक्यूमेंट सॉरी फॉरेन एंटिटी का, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया आपको मेरा, क्योंकि यहाँ पे हम इंडियन पर्सपेक्टिव से ही डाल रहे हैं, फॉरेन का नहीं डालते, फॉरेन के बारे में हम नहीं बता रहे कुछ, हम इंडियन बंदे के बारे में बता रहे हैं। इंडियन बंदे ने परचेज करा या सेल करा उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो परचेज करा तो डेबिट स्टेटमेंट, सेल करा तो FIRC कॉपी मिलेगा बैंक के थ्रू। उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके IRY करके अदर अटैचमेंट में डालना होगा। अदर अटैचमेंट में क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी बताता हूँ मैं, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्री पोस्ट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। ये FIRC था, KYC था, इसके बारे में पता ही चल गया आपको। वैल्यूएशन सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड वैल्यू से करवाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अदर अटैचमेंट्स में क्या क्या अटैचमेंट्स हैं मैं सब बताता हूँ। सबसे पहला है BR, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के लिए जो BR होगा वो बनाना पड़ता है, क्योंकि आप MCA में बनाएंगे ही तो वहीं से डालेंगे, ठीक है। उसके बाद SH4 करके जो डॉक्यूमेंट होता है, शेयर ट्रांसफ़र डीड जिसे कहते हैं, तो वो बनाना पड़ेगा। ये भी MCA में बनता है शेयर ट्रांसफ़र के लिए, तो ये भी बना लेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें MCA में ऑलरेडी बनी होंगी तो वहाँ से निकाल सकते हैं। और एक ये चीज़ शेयर होल्डिंग पोजीशन पैटर्न बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफ़र, ठीक है। ये सब लेटर हेड होना चाहिए कंपनी के, ठीक है। लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर पहले कैसे थे, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर आफ्टर एक्विजिशन कैसे हैं, ये सब चीज़ें बतानी है। 3 डॉक्यूमेंट बता दी मैंने आपको। इन सब का अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये वरना आप पिंग कर लीजिए, तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने खुद बनाई हैं, ये सब ऑनलाइन नहीं मिलता, ये सब चीज़ें खुद बनानी पड़ती हैं, ठीक है। एक बनेगा शेयर परचेज एग्रीमेंट, ठीक है, जिसे ट्रांसफ़र डीड भी कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बताया जाता है कि एक प्रॉपर एग्रीमेंट किया जाता है कि किस किस टर्म्स एंड कंडीशन पे ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र करे जा रहे हैं शेयर्स, ठीक है। ये सब कंपलसरी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें कोई भी स्किप नहीं कर सकते। कंसेंट लेटर 2 चाहिए, फ्रॉम बायर टू सेलर, ठीक है, मतलब बायर का कंसेंट लेटर और सेलर का कंसेंट लेटर, मतलब 2 कंसेंट लेटर बनेंगे कि मेरे को खरीदने में कोई तो आपत्ति नहीं है, दूसरा मेरे को बेचने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। ये दोनों मैं दिखा देता हूँ, ये तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है, RBI के पोर्टल पे ही मिल जाता है वैसे, ठीक है। ये हमने अपना बनाया क्योंकि हमको RBI वाला ज़्यादा थोड़ा अजीब लग रहा था, ठीक है। तो ये सब लेटर हेड बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और लेटर हेड क्लियर भी होना चाहिए, ठीक है। सब लेटर हेड पर जाइए। अगर बायर मेरा अगर फॉरेन एंटिटी है तो फॉरेन के लेटर हेड पे, समझ रहे हो, बायर तो फॉरेन एंटिटी है तो फॉरेन के लेटर हेड पे, सेलर मेरा फॉरेन एंटिटी है तो सेलर के फॉरेन एंटिटी के लेटर हेड पे, ठीक है। जैसे कंसेंट लेटर बनाया था, जैसे क्रिस्टियन का कंसेंट लेटर है, ये कोई कंपनी तो है नहीं जिसका लेटर हेड होगा, तो इसमें लेटर हेड नहीं बनाया मैंने, ठीक है, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा। सबका फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय नॉन रेजिडेंट। अब नॉन रेजिडेंट जो पर्सन होते हैं उसको एक डिक्लेरेशन देना होता है, ठीक है। नॉन रेजिडेंट ट्रांसफ़र का ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जब आप यूज़र मैनुअल पढ़ेंगे ना फर्म्स पोर्टल की, तो वहाँ पे मिल जाएगा। दिखाना यहाँ पे डालना होता है कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए मैं शेयर खरीद रहा हूँ और मैं एप्लीकेबल लिमिट्स के अंदर ही आ रहा हूँ, मैं कन्फर्मेशन देता हूँ, ठीक है। ये साइनिंग करनी होती है। उसके बाद बायर का डिक्लेरेशन। अब बायर का डिक्लेरेशन मैंने इसमें लिया क्योंकि ये फॉरेन एंटिटी था, ठीक है, डिक्लेरेशन फ्रॉम बायर फॉरेन एंटिटी था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉपर डिक्लेरेशन लिया है। एक तो मैंने उससे लिया कंसेंट और दूसरा लिया मैंने डिक्लेरेशन फॉरेन एंटिटी, इसलिए वजह से, ठीक है। SH4 में बता दिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न में बता दिया, शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट, BR, कंसेंट लेटर डिक्लेरेशन, ये सब बता दिया मैंने आपको,
ठीक है, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, ये जो सारे अटैचमेंट्स है, अदर अटैचमेंट करके एक ही फाइल में अपलोड होगा। ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिक जगह, इसके लिए स्पेसिफिक जगह, इसके लिए स्पेसिफिक जगह, इसको एक ही जगह पे जो नीचे आ रहा था ऑप्शन वहीं डालना था। दिखाता हूँ यहाँ पे अदर अटैचमेंट्स में। ठीक है, ये बता दिया मैंने। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट मेरे को मिल नहीं रहा अभी, इसमें वो बाद में पिंग कर दूंगा उसको, जिसके अंदर मेरे को ये बताना होता है कि मैं किसी भी नियर बाय कंट्रीज से लैंड बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा। ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है उसका, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। वो भी एक डॉक्यूमेंट डालना होगा नॉन रेजिडेंट के केसेस में, मतलब जो भी हमारे फॉरेन एंटिटीज़ होंगे या NRIs होंगे, उनके केस में बताना पड़ेगा कि हम इन वाले ये जो बॉर्डर्स हैं इनसे, ये जो इंडिया के टचिंग बॉर्डर्स हैं इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, इसका एक डिक्लेरेशन होता है, तो ये भी डालना पड़ता है साथ में इसके। ठीक है, तो ये भी रिजेक्शन आ सकता है इस केस में। तो मैंने आपको बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए, फॉर्म कैसे फाइल होता है वो बता दिया। ठीक है, यही था पूरे फॉर्म का जिस्ट। ठीक है, अगर आपके इसके बाद भी कोई तकलीफ़ आ रही हो तो आप प्लीज़ हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कर देंगे कोई भी समस्या हो उसके लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करिएगा, ऐसी वीडियोज़ और आती रहेंगी RBI की सीरीज़ में। शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।